वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। उस पर बेहद जुल्म किए गए थे। मेरे आसपास के लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे थे वो सब मेरे कानों में गूंज रही थी। जब उसके माता पिता पर मेरी नज़र गई तो मैंने देखा कि वो दोनों ही अपनी बेटी के लिए बिलख बिलख कर रो रहे थे। उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई थी। शायद उन लोगों को ये नहीं पता था कि आज जब उनकी बेटी घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकल रही है तो वह आज घर वापस ही नहीं आएगी। उसकी हालत देखकर तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। उसकी लाश को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसको बड़ी बेरहमी से मारा गया है। उस दिन जनता आक्रोश में आ गई थी क्योंकि सबको ये बात पता चल गई थी कि किस तरह से उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसे मार दिया गया है। दिल दहलाने वाली इस घटना ने सबके होश उड़ाकर रख दिए थे कि क्या कोई इतनी बेदर्दी से किसी को मार सकता है। ये कई सालों पहले की बात है। आज भी जब मैं उस हादसे को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आने के साथ साथ मेरी आंखों के सामने वो पूरी कहानी घूमने लगती है जिसने उस समय पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। मेरा नाम शिखा है। पेशे से मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। कुछ समय पहले वो बड़ी ही खौफनाक रात थी जब हमारे ही शहर के एक मशहूर अस्पताल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। उस अस्पताल में उस रात एक ऐसा क्राइम किया गया था जिसके बारे में सुनकर हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो रात गुजर जाने के बाद जब दूसरा दिन निकला था तब हम लोगों को पता चला कि अस्पताल में इंटर्नशिप करने वाली नाइट ड्यूटी लेडी डॉक्टर की मौत हो गई है। ये बात बड़ी ही चौंका देने वाली बात थी। आखिरकार इतने बड़े अस्पताल की लेडी डॉक्टर की मौत ये कोई छोटी बात नहीं थी। अस्पताल के अंदर उस समय लेडी डॉक्टर अपनी नाइट ड्यूटी दे रही थी जब उसके साथ दरिंदगी की एक घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था। जब हम लोगों को इन्फॉर्म किया गया तो हम लोग मौकाए वारदात पर पहुंच गए थे। उस समय सुबह के 6 बज रहे थे और ये क्राइम रात के 3 बजे अंजाम दिया गया था। जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई। हमें जैसे तैसे इस न्यूज़ को कवर करना था। पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ इंस्पेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन जिस तरह से डेड बॉडी की कंडीशन हो रही थी उस हिसाब से ये बात मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लग रही थी क्योंकि डेड बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में पड़ी हुई थी। लेडी डॉक्टर के शरीर पर कपड़े मौजूद नहीं थे बल्कि उसके कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे। पुलिस ने उसके शरीर पर सफ़ेद रंग की चादर डाल दी थी। उसके शरीर से इतना खून निकल रहा था कि उस सफ़ेद रंग की चादर पर भी लाल लाल खून के निशान आने लगे थे। आसपास बहुत सारा खून मौजूद था। दीवारों पर नाखून के स्क्रैचेस लगे हुए थे। लेडी डॉक्टर के जो कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे वो सब खून से सने हुए थे। जिस जगह पर यह वारदात हुई थी यह अस्पताल का एक सेमिनार हॉल था। इधर उधर देखने पर वहाँ का सामान बिखरा हुआ था। कहीं पर टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था तो कहीं पर बिखरा हुआ तरह तरह का सामान था। एक तरफ उस लड़की के माता पिता बुरी तरह से रो रहे थे जो बार बार अपनी मरी हुई बेटी को आवाज़ें लगा रहे थे। फिर जल्दी जल्दी डेड बॉडी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। हम लोग वहाँ पर मौजूद एक एक इंसान का इंटरव्यू ले रहे थे जो अलग अलग तरह की बातें बता रहे थे। कोई कहता कि इस लड़की की इज्जत खराब की गई है तो कोई कहता कि इस लड़की ने आत्महत्या कर ली है। सभी लोग अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे थे। इस लड़की की मौत बहुत ख़तरनाक तरीके से हुई थी क्योंकि इसको मारने वाले लोगों ने सबसे पहले इसके शरीर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। शायद इसके साथ ये सब कुछ करने वाला कोई एक इंसान नहीं बल्कि कई सारे लोग थे, मगर ऐसा किसने किया था ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आ रही थी क्योंकि अभी लड़की की डेड बॉडी को पुलिस ले गई थी। माता पिता बुरी तरह से रो रहे थे। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होना था। पुलिस ज़्यादा देर वहाँ पर किसी को रुकने नहीं दे रही थी क्योंकि पुलिस ने वारदात की जगह को सील कर दिया था। आम जनता और हम जैसे मीडिया कर्मियों को वहाँ से जाने के लिए कहा गया था, मगर हमें तो सारी हकीकत लोगों के सामने लानी थी। लड़की के माँ बाप अभी तो इतनी बुरी तरह से रो रहे थे कि वो किसी को कुछ भी बताने की हालत में नहीं थे। मैं इस केस से रिलेटेड हर इंसान का इंटरव्यू लेना चाहती थी जो मुझे ये बता सके कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ था, किस तरह इसकी मौत हुई। कोई तो होगा जो ये बात जानता होगा। पुलिस का साफ साफ कहना था कि ये लड़की ड्रग्स ली हुई थी। नशे की हालत में इसने अपनी जान ले ली, लेकिन वहाँ जैसे हालात थे उसको देखकर मैं ये मान ही नहीं सकती थी कि लड़की अपनी जान खुद ले सकती है, क्योंकि खुदकुशी करने वाला इंसान
खुद अपने हाथों से अपने कपड़े नहीं उतार सकता। खुदकुशी करने वाले इंसान की हालत इतनी बुरी नहीं होती जितनी बुरी इस लड़की की हो रही थी। क्या वो अपने आप को इतनी बुरी तरह से मारेगी कि जमीन पर चारों तरफ उसके शरीर से निकले खून की छींटें होंगी? जब उसे आत्महत्या ही करनी थी तो क्या वो अपना ध्यान आत्महत्या से हटाकर इधर उधर का सामान फेंकने लगेगी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। धीरे धीरे मैंने लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया था। मुझे जो मिलता मैं उसी से पूछताछ करने लग जाती थी। आखिर मैं इस राज तक पहुंचना चाहती थी कि इस लड़की के साथ क्या हुआ था। एक अजीब बात यह थी कि लड़की की डेड बॉडी को जल्दी ही पोस्टमार्टम में ले लिया गया था और ये पोस्टमार्टम किसी और अस्पताल में नहीं बल्कि इसी अस्पताल में करवाया जा रहा था। ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आई थी क्योंकि जिस जगह पर वारदात हुई थी उसी जगह पर लड़की का पोस्टमार्टम करवाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था। पुलिस वाले चाहते तो लड़की का पोस्टमार्टम किसी दूसरे अस्पताल में भी करवा सकते थे। एक ये भी सवाल जनता और हमारे दिमाग में घूम रहा था कि क्या पुलिस वाले भी सब में मिले हुए थे। अभी तो ये बात क्लियर होकर नहीं आई थी कि इस लड़की की इज्जत खराब हुई है या नहीं, इसको मारा गया है या फिर उसने खुद की आत्महत्या की है। ये सब भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाना था। 2 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो हम सब लोगों के दिल दहल कर रह गए थे क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात साबित हो चुकी थी कि लड़की ने आत्महत्या की है और ये बात भी साबित हो गई है कि उस समय वो नशे की हालत में थी, उसने ड्रग्स ली हुई थी। न जाने क्यों मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस प्रशासन, अस्पताल की टीम, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं और कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं। वारदात होने के 2 घंटे बाद जिन जिन मीडिया कर्मियों के पास उस जगह की और लड़की की कवरेज बनी हुई थी वो सब न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी, जिससे जनता में भी आक्रोश पैदा हो गया था क्योंकि जनता ने भी आइडिया लगा लिया था कि इस लड़की ने सुसाइड नहीं की है बल्कि इसके साथ कुछ गलत किया गया है। जनता की मांग थी कि आरोपियों को सामने लाया जाए, लेकिन आरोपी कौन थे, किस किसने उसके साथ ये सब किया था और क्यों किया था, ये बात अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी। पुलिस वाले बार बार यही कह रहे थे कि लड़की ने सुसाइड की है। जिस डॉक्टर ने उस लड़की का पोस्टमार्टम किया था उसने भी अपने बयान में यही कहा था कि लड़की ने सुसाइड की है। समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आरोपियों के साथ मिले हुए हैं या फिर कोई और बात है। मैं इस गुत्थी को सुलझाना चाहती थी। पुलिस प्रशासन अभी इस केस पर काम कर रहा था, मगर मुझे तो ऐसा लगता था कि पुलिस के लोग भी बिक चुके हैं। तभी तो उन लोगों को भी ये बात नज़र नहीं आ रही थी कि आत्महत्या के केस में और मर्डर केस में काफ़ी डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस पब्लिक को और हम लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा था। मगर आम जनता तो इन बड़े लोगों के सामने ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ कर सकती है। लोग सिर्फ इतना ज़रूर करते हैं कि सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं। हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस लड़की का शव पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए उसके माता पिता को नहीं दिया गया था, बल्कि पुलिस प्रशासन ने अपनी निगरानी में शमशान घाट जाकर उसका जल्दी ही अंतिम संस्कार करवा दिया गया था। माता पिता को भी अपनी बेटी के अंतिम समय में उससे मिलने नहीं दिया गया था। वो बेचारे लोग भी क्या कर सकते थे, गरीब लोग थे, क्या पता लोगों ने उनको भी डरा धमकाकर खामोश करवा दिया हो, इसलिए वो लोग सब कुछ खामोशी से होता हुआ देख रहे थे। उन लोगों के पास रोने धोने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। हमारी टीम इस केस की छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र रखी हुई थी और हर मूवमेंट को अपने कैमरे में कैच करने के बाद उन लोगों तक शेयर कर रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि मीडिया को भी हर बात से बेखबर रखा जा रहा था और फिर मीडिया को ये कहकर शांत कर दिया गया था कि ये बात साबित हो चुकी है कि लड़की ने आत्महत्या की है, इसलिए उसकी मौत हुई थी। किसी को भी बात को बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। इस केस को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। जनता में जो आक्रोश था वो भी थमकर रह गया था क्योंकि पुलिस और बड़े बड़े लोगों के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सका था। लड़की के अंतिम संस्कार के बाद सब लोग शांत होकर बैठ गए थे, मगर मैं शांत होकर नहीं बैठ सकती थी। मैंने ठान लिया था कि मैं इस केस की तह तक पहुंचकर रहूंगी, इसलिए मैं आपके लिए ही अपना कैमरा उठाकर कुछ दिनों के बाद उस लड़की के पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर चली गई थी। वहां जाने के बाद मैंने उनसे मुलाकात की तो वो लोग बहुत ज़्यादा दुख में थे। आखिरकार वो माता पिता थे और जवान बेटे की इस तरह से मौत पर उन लोगों को तो अपना ही होश नहीं था। मैंने बड़े प्यार से उनका इंटरव्यू लिया और उन लोगों को यकीन दिलाया कि आपका इंटरव्यू हमारे लिए बहुत अहम हो सकता है।
आपकी बेटी को इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि मेरा भी दिल नहीं मानता कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। क्या आप मुझे अपनी बेटी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता सकते हैं? मैं आपकी बेटी के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। काफ़ी देर तक तो वो दोनों अपनी बेटी को याद करते हुए रोने लगे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भगवान ने हमें हमारी बेटी शोभा को हमारी ज़िंदगी में शामिल कर दिया। बचपन से ही हमने अपनी बेटी को बड़े प्यार से रखा था। आखिर वो हमारी इकलौती बेटी थी। बचपन से ही मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट थी। मेरी बेटी को डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था। वो अपनी पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट थी कि हर बार अच्छे मार्क्स से अपनी क्लास में टॉप करती थी। हमें भी दिखाई देता था कि हमारी बेटी की आंखों में जो सपने हैं उन्हें हमें पूरा करना चाहिए, मगर हम गरीब लोग थे। आजकल तो वैसे भी पढ़ाई बहुत महंगी है, लेकिन हमने इस बात की कोई परवाह नहीं की। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। शोभा के पिता कहने लगे कि मेरी बेटी को नीट कंप्लीट करना था, उसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए हमने अपना मकान बेच दिया और जैसे तैसे अपनी बेटी के सपने को पूरा किया। मेरी बेटी कहती थी कि एक दिन हमारा खोया हुआ सब कुछ वापस आ जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी की पढ़ाई के दौरान उसकी माँ ने अपने जेवर भी बेच दिए थे। आखिरकार वो हमारी एक ही तो बेटी थी, उसी से सब कुछ था। हमने उसके सपने पूरे करने के लिए सब कुछ किया था। नीट कंप्लीट करने के बाद वो इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही थी और इसके साथ साथ उसकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी होती थी। मेरी बेटी को इस कॉलेज में पढ़ते हुए 7 महीने हो गए थे। इस दौरान मेरी बेटी ने और मैंने सेविंग्स करने के बाद 1 महीने पहले ही ये घर खरीदा था। ये घर खरीदने पर मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि कुछ सालों पहले जब मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपना मकान बेच दिया था तो वो सबसे ज़्यादा दुख में आ गई थी और यही कहती थी कि डॉक्टर बनने के बाद वो सब कुछ ठीक कर देगी। मगर हमें क्या पता था कि जब उसकी खुशियों के दिन आने वाले हैं तो वही इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। मैं उन लोगों की बातों को बड़ी गौर से सुन रही थी। मैंने कहा, अंकल आंटी, क्या आप लोगों को किसी पर शक है? क्या आपकी बेटी का कोई दुश्मन था? क्या वो किसी बात से परेशान थी? क्या वो किसी से रिलेशनशिप में थी, या फिर उसका कोई रिश्ता वगैरह हो रखा था? शोभा की मम्मी कहने लगी कि नहीं बेटा, ना तो उसका कहीं पर रिश्ता तय हुआ था और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था, क्योंकि हमने अपनी बेटी को हमेशा खुले माहौल में रखा था। हम ऐसे लोग नहीं थे जो बेटियों को दबाव में रखते थे। हमारी बेटी हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करती थी, इसलिए अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होता तो वो ज़रूर हमें बताती। हमारी बेटी का कोई दुश्मन भी नहीं था। वो तो बिहेवियर की इतनी अच्छी थी कि लोग उसे प्यारी और मीठी बातें करती थी। भला हमारी इतनी प्यारी बेटी से कौन नफरत करेगा? मेरी बेटी भी किसी से नफरत नहीं करती थी, बल्कि वो तो लोगों को अपने अच्छे स्वभाव से अट्रैक्ट करने वाली लड़की थी। हाँ, मगर वो कुछ दिनों से परेशान चल रही थी। जिस दिन से हम लोग इस घर में आए थे वो बहुत परेशान से रहने लगी थी। एक तरफ वो इस घर में आने के बाद बहुत खुश थी, लेकिन हम लोग देखते थे कि जब वो हमारे साथ खाना खा रही होती थी या हम लोगों के पास बैठी हुई होती थी तो उसके नंबर पर किसी की कॉल आती थी। वो जब बात करती थी तो अचानक उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती थीं और उसके मुंह से निकलते हुए शब्द थम जाते थे। वो इतनी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी कि घर में ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी। मैंने कहा, क्या आपने कभी अपनी बेटी से उसके परेशान होने की वजह पूछी नहीं? और वो कॉल किसकी आई थी? क्या उस कॉल के बारे में आपको पता है कुछ? शोभा की मम्मी कहने लगी, हाँ, एक बार मैंने उस पर बहुत प्रेशर डाला था और उससे पूछा था कि मुझे बताओ कि तुम इतनी परेशान क्यों रहने लगी हो। तो उसने मुझे बताया था कि अस्पताल में बहुत से ऐसे गलत काम हो रहे हैं जिन पर वो रोक लगाना चाहती है, मगर उसके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसकी वजह से वो अस्पताल के गलत लोगों की सच्चाई को सामने ला सके। मैंने कहा, आंटी, मुझे ज़रा एक्सप्लेन करिए कि कौन सी सच्चाई और किस तरह के गलत काम? क्या शोभा ने आपको इस बारे में बताया था? तो वो रोते हुए कहने लगी कि हाँ बेटा, बताया तो था। दरअसल अस्पताल में शोभा को पता चला था कि अस्पताल में लड़कियों का धंधा चल रहा है और पिछले 3 महीने पहले शोभा को एक खबर और पता चली थी कि अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान पेशेंट के ज़रूरी ह्यूमन बीइंग पार्ट निकालकर महंगे दामों में बेचने का धंधा भी चल रहा है। ये बात जब शोभा को पता चली थी
तो उसने अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अस्पताल के कुछ सीनियर डॉक्टर की शिकायत की थी जिन पर मेरी बेटी को शक था। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उन्होंने मेरी बेटी को ही गलत साबित ठहरा दिया था और कहा था कि तुम हमारे सीनियर डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम लगा रही हो। पिछले 3 महीने पहले मेरी बेटी को खामोश करवा दिया गया था। उसके कुछ दिन बाद ही पता चला था कि इन लोगों ने नीट कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट के साथ भी कुछ घोटाला किया है। मेरी बेटी को ये बात ठीक से तो पता नहीं थी, मगर वो इतना जानती थी कि इस काम में भी अस्पताल के कुछ सीनियर डॉक्टर्स ही शामिल थे। मेरी बेटी को जो भी बात पता चलती थी वो उस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करती थी, लेकिन जब उसका नाम अस्पताल के स्टाफ के सामने आ जाता था तो उसे डराया धमकाया जाता था, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। कई बार हमने अपनी बेटी को समझाया था कि तुम परेशान मत हो, गलत लोगों का सच हमेशा सामने आ जाता है। मेरी बेटी को जो कुछ भी पता था वो सब की वजह से बहुत टेंशन में रहती थी और उसके पास जब धमकी भरी कॉल्स आती थी तो वो डर कर कहती थी कि मैं अस्पताल से इस नौकरी को छोड़ दूंगी, मुझे नहीं पढ़ना आगे, मुझे नहीं बनना बड़ी डॉक्टर। हम लोग अपनी बेटी को तसल्ली दिया करते थे और उससे कहते थे कि ज़रूर अस्पताल के कुछ लोग तुम्हारी कामयाबी से जलते होंगे, तभी तो वो तुम्हें ऐसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम डरो नहीं, अगर तुम वहाँ से नौकरी छोड़ना ही चाहती हो तो तुम इतना कर सकती हो, तुम बस अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद तुम अपना अलग क्लिनिक खोल लेना। लेकिन जब तक तुम्हारी यहाँ से पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने के बाद तुम्हें यहाँ तक देखा है। अब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डटकर ऐसे लोगों का मुकाबला करना चाहिए। मेरी बेटी को मेरी बात समझ में आ गई थी। अभी हाल फिलहाल में भी हमारी बेटी को धमकी भरी कॉल्स आ रही थी। हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। हमारी बेटी को मारा गया है, उसने आत्महत्या नहीं की है। वो घर से खुशी खुशी निकली थी, हम लोगों का आशीर्वाद लेकर निकली थी, तो फिर वो आत्महत्या कैसे कर सकती है? बल्कि हमें तो उसके मरने के 3 घंटे बाद ये खबर दी गई कि हमारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जब हम दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे और अपनी बेटी की हालत देखी तो हमें हमारी बेटी की लाश के करीब तक नहीं जाने दिया और पोस्टमार्टम होने के बाद जल्द ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, उसे मारा गया है और बहुत बेरहमी से मारा गया है। हम गरीब लोग भला किस तरह इन बड़े लोगों का सामना करें? बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। वो बहुत अच्छी थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ये कहकर उसके मम्मी पापा फूट फूट कर रोने लगे थे। हाँ, मगर इतना ज़रूर था कि मुझे इन लोगों से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। इसका मतलब यही था कि अस्पताल में जो कुछ भी हो रहा है ज़रूर शोभा ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की होगी और बदले में इन लोगों ने उसके साथ ये सब कुछ किया। मैंने कहा कि शोभा के कुछ फ्रेंड्स या कलीग्स जिनको आप लोग जानते हो, क्या उनका कांटेक्ट या एड्रेस आप लोगों के पास है? क्योंकि मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ, उनका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। शोभा के पेरेंट्स ने मुझे उसके कलीग्स और फ्रेंड्स के नंबर दे दिए थे। सबसे पहले मुझे शोभा के फ्रेंड्स के पास जाना था जो उसको बहुत करीब से जानते थे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परेशानी या कोई भी बात अपनी फैमिली से शेयर करने से पहले अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करते हैं। मैं शोभा के फ्रेंड्स के पास गई। शोभा की ज़्यादा फ्रेंड्स तो नहीं थी, उसकी सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स थीं। पहले मैं उसकी फ्रेंड पायल से मिली। पायल से मेरी मुलाकात कैफ़े में हुई थी। मैंने उसके फ्रेंड से पूछा था कि शोभा का नेचर उसके साथ कैसा रहता था। वह ज़रूर आपसे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करती होगी। क्या उसकी ज़िंदगी में कोई था और आप उसके बारे में क्या क्या जानती हैं? क्या आप मुझे डिटेल से बता सकती हैं? वो मुझे सब कुछ बताने में घबरा रही थी, मगर फिर मैंने उसे तसल्ली दिलाई और कहा कि आप नहीं चाहती कि शोभा को इंसाफ मिले। मेरी बात सुनकर उसने मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। वो ज़्यादा कुछ खास तो नहीं जानती थी। उसने यही बताया था कि शोभा का किसी लड़के के साथ अफेयर नहीं था। वो हम लोगों से भी कम ही मिलती थी। हम सब लोग छुट्टी वाले दिन एक दूसरे से मिला करते थे। उसके बीच हम लोगों की कोई मुलाकात नहीं होती थी क्योंकि शोभा ज़्यादातर ड्यूटी पर ही होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शोभा डे और नाइट दोनों ही ड्यूटियाँ कर रही थी। कई बार तो हमने उसे कॉल करके कहा था कि तुम्हारी ड्यूटी तो 1 हफ्ते नाइट की और 1 हफ्ते डे की होती है, तो फिर अब तुम पर काम का इतना प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? उसने कहा, मैं तुमसे मिलूंगी तब बताऊंगी, मगर वो तो हमसे अब कभी मिल ही नहीं सकेगी। मैंने कहा, इसके अलावा भी तुम कुछ और जानती हो? तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं कुछ और नहीं जानती। हाँ, मगर इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि वो काफ़ी परेशान थी।
फिर मैं शोभा की दूसरी दोस्त के पास गई जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा से मेरी मुलाकात उसके घर पर हुई थी। स्नेहा से भी मेरी बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाई थी क्योंकि ये तीनों फ्रेंड्स आपस में अपने अपने काम की वजह से कम ही मिल रही थी। कोई भी लड़का शोभा का दोस्त नहीं था। आस पड़ोस में भी उसकी ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं थी। हाँ, लेकिन वो लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात किया करती थी। अब मुझे शोभा के कलीग से बात करनी थी जो कि 3 लोग थे। उन तीनों से मैंने एक साथ ही मुलाकात करने का सोच लिया था। उन तीनों में से एक का नाम डॉक्टर अनिल गर्ग था, एक का नाम डॉक्टर स्वाति और दूसरे का नाम डॉक्टर प्राची था। उन्होंने बारी बारी मुझे शोभा के बारे में बताया। डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर प्राची ने बताया कि उस रात हम चारों की अपने डिपार्टमेंट में नाइट ड्यूटी थी, जबकि कई दिनों से डॉक्टर शोभा को 24 घंटे ड्यूटी के लिए कहा गया था। ये बात तो हम लोग भी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। और वो क्यों परेशान थी, ये बात हमने जब उनसे पूछी तो उन्होंने हमें अस्पताल में होने वाले गोरख धंधों के बारे में बताया था। अस्पताल में बहुत कुछ गलत होता है, हम लोग भी जानते हैं, मगर हम लोगों ने कभी भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की क्योंकि हम सभी यहाँ अपना सपना पूरा करने के लिए आए हैं। कई दिनों से अस्पताल के सीनियर डॉक्टर उसे धमकियां दे रहे थे और उसे खामोश रहने के लिए कह रहे थे, मगर वो उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई थी। एक बार उसने ऑपरेशन थिएटर की वीडियो बना ली थी जिसमें साफ साफ ये नज़र आ रहा था कि डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर अविनाश जिंदल एक जवान लड़की की ऑपरेशन के दौरान किडनी निकाल रहे थे, जबकि उसका ऑपरेशन तो अपेंडिक्स का हो रहा था। ये लोग इसी तरह से ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को बेहोशी में उसके कीमती अंग निकालकर महंगे दामों में बेच देते हैं। उस वीडियो को शोभा पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहती थी क्योंकि कई बार उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जब यहाँ के सीनियर डॉक्टर की शिकायत की तो उन्होंने उल्टा शोभा पर ही डांट लगाई थी और कहा था कि तुम हमारे हॉस्पिटल की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो, तुम गलत आरोप लगा रही हो। फिर कुछ दिनों बाद शोभा को पता चला कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले वो स्टूडेंट जो बहुत ही होनहार हैं, उनको ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। जो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो ड्रग्स की लत से अपने करियर में पीछे होते जा रहे थे और इसमें भी हमारे अस्पताल के ही कुछ बड़े बड़े लोगों का हाथ था। एक सबूत तो शोभा के पास आ चुका था जिसको वो पुलिस के पास लेकर जाना चाहती थी, मगर ना जाने कैसे अस्पताल के कुछ लोगों को भनक लग गई और उन्होंने शोभा का मोबाइल तोड़ दिया था और उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। शोभा उन लोगों की धमकी में आ गई थी और फिर उसने खामोशी साध ली थी। शोभा बहुत अच्छी लड़की थी, सारे पेशेंट की बहुत मदद किया करती थी। कभी भी उसने किसी पेशेंट या अस्पताल में किसी के साथ बदतमीजी नहीं की थी। शोभा के मोबाइल से सबूत तो वो लोग ख़त्म कर चुके थे, मगर शोभा को अभी भी ब्लैकमेल किया जा रहा था। कई दिनों से शोभा को नाइट और डे की ड्यूटी करवाई जा रही थी ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। इस दौरान वो अपने घर पर भी नहीं जा पा रही थी, मगर फिर जब कुछ दिन गुजरे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया था। हमें भी यही लगा कि शोभा ने हार मानकर बहुत अच्छा किया, मगर हमें नहीं पता था कि एक दिन इस तरह से शोभा हम लोगों को छोड़कर चली जाएगी। दूसरी लेडी डॉक्टर ने भी कुछ इसी तरह से बताया था, लेकिन उन तीनों ने एक अजीब बात ये बताई थी कि हादसे वाली रात उन लोगों की नाइट ड्यूटी थी, लेकिन उनको रात 12 बजे तक ईमेल कर दिए गए थे कि उन सब की उनके डिपार्टमेंट में ड्यूटी ऑफ हो गई है और वो लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। ये चारों ही लोग अपने अपने पेशेंट के साथ बिजी थे, इसलिए वो दोनों डॉक्टर तो अपने घर चली गई थी, मगर डॉक्टर गर्ग का सामना शोभा से हो गया था। उन्होंने शोभा से कहा कि तुम घर नहीं जाओगी, हम लोगों को मेल आया है कि हम सब की ड्यूटी ऑफ हो गई है। शोभा ने उसी दिन अपना नया मोबाइल लिया था। उसने जैसे ही अपने मोबाइल को चेक किया तो उसके पास कोई मेल नहीं आया था। उसने सोचा कि शायद उसकी ड्यूटी ऑफ नहीं हुई है। उसने डॉक्टर गर्ग को रोकने की कोशिश की और कहा कि मैं यहाँ पर अकेले ड्यूटी करूँगी, आप एक काम कीजिए, मेरे साथ रुक जाइए। डॉक्टर गर्ग ने उससे कहा था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मेरी फैमिली भी शहर से बाहर गई हुई है। मैं तो चाहता ही यही था कि ड्यूटी ऑफ हो जाए, मुझे अपनी वाइफ की केयर करनी है, इसलिए मेरे घर जाना बहुत ज़रूरी है। मगर तुम परेशान मत हो, यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, और वैसे भी सुबह के 4 बजे तुम्हारी ड्यूटी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दी जाएगी, फिर तुम्हें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। उसने कहा कि मेरी बात सुनकर शोभा बेफिक्र हो गई थी कि डिपार्टमेंट में उसके भी अलावा काफ़ी सारे लोग हैं, वो अकेली नहीं है। और अगले ही दिन ये सब कुछ हो गया। मैंने कहा
जब तुम लोगों को इतनी बात पता थी तो तुम में से किसी ने भी पुलिस को कुछ बताने की कोशिश क्यों नहीं की? वो तीनों डॉक्टर कहने लगे कि मैडम, हम किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसना चाहते। हमने देख लिया है शोभा का क्या हाल हुआ। मैंने उन लोगों से कहा था कि मुझे शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। शोभा तुम्हारी कलीग थी, तुम लोगों के साथ काम करती थी। जब तुम लोग ही खामोश रहोगे तो उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? ये बात तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि शोभा का मर्डर किया गया है, उसने आत्महत्या नहीं की है। तो क्या तुम लोग उसकी मदद नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर उन तीनों ने अपना सर झुका लिया। मुझे शोभा की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और हर इन्फॉर्मेशन से यही पता चलता था कि शोभा के साथ गलत करने वाले अस्पताल के ही लोग थे और उन लोगों ने शोभा से बदला लिया था, क्योंकि शोभा एक ईमानदार इंसान थी। वो कुछ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकती थी। वो जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी और उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। मुझे उस वार्ड बॉय से बातचीत करने का आइडिया आया जो उस रात उस डिपार्टमेंट में मौजूद था। उसके बारे में जानकारी निकालकर मैं उससे भी मिलने के लिए चली गई थी। उसने मुझे बताया था कि उस रात अस्पताल में ज़्यादा कोई मौजूद नहीं था। लगभग 2:30 बजे के टाइम पर एक पेशेंट आया था। उसको हार्ट प्रॉब्लम थी। शोभा मैडम उनका इलाज कर रही थी। शोभा मैडम तब तक पेशेंट के साथ ही थी जब तक पेशेंट की हालत कंट्रोल में नहीं आई थी। शोभा मैडम के साथ 2 नर्स और मैं भी मौजूद था। कुछ समय बाद पेशेंट की हालत कंट्रोल हुई तो उसकी देखरेख नर्स कर रही थी। रात बहुत दूर थी, इसलिए शोभा मैडम आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में चली गई थी। उस टाइम मैंने 2 सीनियर डॉक्टर्स को सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा था। सीनियर डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि डिपार्टमेंट में जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए दूसरे स्टाफ को आना है। अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब दूसरे वाले डिपार्टमेंट में चले जाओ। इस इन्फॉर्मेशन के बारे में डिपार्टमेंट के सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय और नर्स को भी बता दिया गया था और वो सभी लोग वहाँ से चले गए थे। मैंने उससे कहा, और शोभा मैडम कहाँ थी? तो वो कहने लगा कि पता नहीं, उन्होंने शोभा मैडम से भी जाने के लिए कहा था या नहीं। हमें तो शोभा मैडम की मौत के बारे में तब पता चला था जब एक सफाई कर्मचारी सेमिनार हॉल से कुछ सामान लेने के लिए सुबह के 4:30 बजे के टाइम पर वहां गया तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके शोर पर वहां सारे लोग इकट्ठा हुए थे और फिर पुलिस को बुलाया गया था। मैंने कहा इसका मतलब ये था कि धीरे धीरे वहां से सारे ही लोगों को गायब कर दिया गया था। अगर कोई बचा था तो वो सिर्फ डॉक्टर शोभा थी। वार्ड बॉय कहने लगा कि कुछ ऐसा ही हो सकता है मैडम, मैं ज़्यादा कुछ इस मामले के बारे में नहीं जानता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुमसे मुझे बस इतना ही पूछना था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सब लोगों से उनकी बातें सुनने के बाद मुझे शोभा पर बहुत तरस आ रहा था, मगर अजीब बात ये थी कि कुछ दिनों बाद ही लोगों के बीच इस बात को लेकर बहुत गुस्सा फैल गया था, क्योंकि फिर से एक केस ओपन हो गया था। अब ये कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानती थी। मेरा काम तो सिर्फ लोगों का इंटरव्यू लेना और न्यूज़ को कवर करना था। हमारी टीम को शमशान घाट जाने के लिए कहा गया था जहां पर शोभा का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां के ओनर से हमारी बात हुई थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उस दिन हमारे पास शोभा नाम की लड़की से पहले 2 लोगों का शव और आना था जिनका अंतिम संस्कार होना था। उन दोनों के बाद ही शोभा का अंतिम संस्कार होता, मगर पुलिस वालों ने शोभा का अंतिम संस्कार करने में बहुत जल्दी कर दी थी। आखिर ऐसा क्यों था? क्या पुलिस वाले सबूत मिटाना चाहते थे? ज़रूरी नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट के सारे ही लोग उनके साथ मिले हुए थे। कुछ ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स भी थे जिनको मैं जानती थी। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उनको शोभा के बारे में सब कुछ बता दिया था। शोभा की जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो सब मैंने उन्हें बता दी थी, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी लोगों से बात की थी उन सभी की कवरेज मेरे पास थी। मैं जानती थी कि मैं अपने तरीके से शोभा को इंसाफ ज़रूर दिला सकती हूँ। मुझे उसके आरोपियों तक पहुँचना था। मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश ये जानना चाहता था कि शोभा के आरोपी कौन थे, उन्होंने शोभा के साथ ये सब कुछ क्यों किया और इतना बड़ा जुर्म क्यों छुपाया जा रहा है। ये मामला सीबीआई को दे दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले की तह तक पहुंचकर इस खेल में आने वाले काफ़ी सारे ऐसे लोगों को अरेस्ट किया था जिन पर सीबीआई को शक था। उनके सीबीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किए थे जिससे पुलिस वाले आरोपियों को पकड़ने में सफल रह सके थे, क्योंकि सीबीआई को काफ़ी सारे लोगों पर शक था। ये केस दोबारा ओपन इसलिए हुआ था क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश बना हुआ था। सोशल मीडिया पर भी लोगों का यही कहना था कि आत्महत्या करने की भी कोई वजह होती है और लड़की ने आत्महत्या की थी
तो वो वजह हमारे सामने लानी चाहिए। लेकिन उनका कहना था कि लड़की ड्रग्स लेती थी, लेकिन शोभा की इन्फॉर्मेशन के बाद तो यही पता चला था कि वो दूर दूर तक भी ऐसे किसी काम में शामिल नहीं थी। इतने सारे गवाह होने के बाद भी कोई अपनी आवाज़ खोलने के लिए तैयार नहीं था। जब लोग सड़कों पर उतरे, लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। लोगों ने हर शहर में कैंडल मार्च किया, तो कुछ ऐसे लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे जो शोभा के बहुत करीबी लोग थे, जैसे कि डॉक्टर गर्ग, जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहे थे। वैसे तो डॉक्टर स्वाति भी सब कुछ जानती थी, लेकिन वो लोग अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहते थे। मगर उन लोगों को जब ये बात रियलाइज़ हुई कि जब पूरा देश इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले सकता है, तो वो लोग क्यों शोभा को इंसाफ नहीं दिला सकते। इसीलिए वो लोग भी एक एक करके गवाह के तौर पर सीबीआई के पास जाकर अपने बयान देने लगे। इस केस की एक बड़ी वजह ये भी थी कि शोभा का पोस्टमार्टम उसी अस्पताल में क्यों किया गया था जिस अस्पताल में उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। ये बात भी इस तरह से पता चली थी जब गवाहों ने उस डॉक्टर का भी नाम ले दिया जिसने शोभा का पोस्टमार्टम किया था। उसने गलत रिपोर्ट बनाकर दी थी। पुलिस वाले ये बात अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि पुलिस वालों को खरीद लिया गया था, अस्पताल के स्टाफ को खरीद लिया गया था, डॉक्टर्स को खरीद लिया गया था। शोभा के माता पिता को धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने की आवाज़ उठाई तो उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। मगर जब शहर के बड़े बड़े ऑफिसर्स ने आपस में बैठकर मीटिंग की और ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया, तो सीबीआई ने सब कुछ पता लगा ही लिया था। शोभा के आरोपी पकड़े गए थे। उन लोगों ने एक एक करके अपने गुनाह कबूल कर लिए थे। दरअसल शोभा अस्पताल के एक एक गलत काम के बारे में जान गई थी, क्योंकि शोभा एक ईमानदार और सच्ची लड़की थी। वो कुछ भी गलत होता हुआ देखकर इग्नोर नहीं कर सकती थी। अस्पताल में गलत काम होते हुए भी बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी सैलरी की वजह से वहां पर नौकरी कर रहे थे, मगर शोभा ऐसी लड़की नहीं थी। शोभा को तकलीफ होती थी लोगों को परेशान देखकर। शोभा को तकलीफ होती थी लोगों के साथ गलत होते हुए देखकर। उसने जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स ने उसे धमकी दे दी कि तुम खामोश हो जाओ, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। कुछ वक्त के लिए शोभा खामोश हो गई थी। उसको धमकी भरी कॉल्स आने लगी। शोभा ने जो सबूत इकट्ठा किया था उस पर उसका मोबाइल तोड़ दिया गया। शोभा बहुत डर गई थी कि वो एक मामूली सी लड़की है, वो इन बड़े लोगों का सामना नहीं कर सकती। लेकिन इन डॉक्टर्स को लगता था कि शोभा हार नहीं मानेगी, कभी न कभी उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आ ही जाएगी। इसलिए उन सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि शोभा को तंग करने के लिए उसको दिन रात की ड्यूटी पर लगा देना चाहिए। इस हादसे के 2 दिन पहले ही अस्पताल में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। इस दौरान वहां के कैमरे भी हटे हुए थे। अस्पताल में जो पेशेंट थे उनका ध्यान रखने के लिए 4:30 बजे दूसरा स्टाफ आने वाला था। इस बीच उन लोगों को अपना काम करने का 1 घंटा मिल रहा था। एक एक करके उन्होंने डिपार्टमेंट के सारे ही लोगों को गायब कर दिया था, जबकि लास्ट मोमेंट पर जो हार्ट पेशेंट आया था वो भी प्लान का ही एक हिस्सा था। शोभा को बिजी किया गया ताकि वो इस पेशेंट के साथ बिजी रहे और वो अपने डिपार्टमेंट के स्टाफ डॉक्टर से बातचीत ना कर सके। रात को जब शोभा सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी, तब वहां पर पहले से ही सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे। वो 4 लोग थे। उन्होंने शोभा के सेमिनार हॉल में पहुंचते ही उसका दरवाज़ा बंद कर दिया और उससे कहने लगे कि तुम हमारी सच्चाई दुनिया वालों के सामने लाना चाहती हो। हम तुम्हारा इतना बुरा हश्र करेंगे कि कोई अगर हमारी पोल खोलने की कोशिश भी करेगा तो वो तुम्हारी हालत देखकर खामोश हो जाएगा। शोभा उनसे कहने लगी कि आप लोग ये क्या कर रहे हो? आपकी दरवाज़ा बंद करने की हिम्मत कैसे हुई? वो सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने शोभा को जकड़ लिया। शोभा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। सेमिनार हॉल की खिड़की और दरवाजे बंद थे, इसलिए उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंच सकी। उसे पूरी प्लानिंग के साथ अपने जाल में फंसाया गया था। शोभा के साथ ये सब कुछ होना ही था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अस्पताल के सारे ही सीनियर डॉक्टर्स इस काम में मिले हुए थे, जो शोभा से अपनी दुश्मनी निकालना चाहते थे। दोनों डॉक्टर ने शोभा को मजबूती से पकड़ लिया था, जबकि शोभा उन लोगों से बचने की कोशिश कर रही थी। उसने सलवार कमीज पहना हुआ था और अपना वाइट कोट भी। शोभा का सामान सेमिनार हॉल में पहले से ही मौजूद था, क्योंकि 2 घंटे पहले वो सेमिनार हॉल में आई थी। जब वो आराम करने के लिए कुर्सी पर बैठने ही वाली थी कि तभी अचानक पेशेंट के आने की उसे खबर दी गई, इसलिए वो अपना पर्स और मोबाइल वहीं पर छोड़ गई थी। अब वो दोबारा से फ्री होने के बाद यहाँ आई थी तो उन दरिंदों ने उसे पकड़ लिया था।
उसको बुरी तरह से पीटा गया था। उसके गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया था कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। एक डॉक्टर ने उसकी टांगें पकड़ ली थी, जबकि दूसरे डॉक्टर ने उसके हाथ पकड़कर उसे जोर जोर से जमीन पर दे मारा था, जिसकी वजह से उसका सर जमीन पर जोर से लगा था और उसके सर से खून निकलने लगा था। वो भागने की कोशिश कर रही थी, दीवारों तक जाकर पहुंची थी, मगर दीवार से भी टकरा गई और टकराकर गिरते गिरते उसके नाखून दीवार पर लग गए, जिसकी वजह से दीवार पर स्क्रैचेस पड़ गए थे। उन चारों दरिंदों ने एक एक करके उसके साथ गलत काम किया। चाकू से उसके शरीर को गोद दिया गया था। तड़पते तड़पते शोभा इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन फिर भी उन दरिंदों को सुकून नहीं मिला तो शोभा की टांगें मोड़ दी गई थी, जिससे उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसे उल्टा करने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी पर इतनी जोर से मारा गया था कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। उसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्लास्टिक की गुड़िया समझा गया था, जिसको जगह जगह से तोड़कर वो लोग बहुत खुश हो रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि हमारे मामले में टांग अड़ाने वाले इंसान के साथ हम यही करेंगे। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अस्पताल में होने वाले किसी भी काम में दखल अंदाजी करे, लेकिन ये लड़की हमारे काम में बार बार रुकावट डाल रही थी। शोभा के साथ सच में बहुत बुरा हुआ था। उस बेचारी को इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसके शरीर का सारा ही खून जमीन पर फैल गया था। उसने भागने की और बचने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो अकेली थी और ये 4 लोग थे। वो बेचारी अपने आप को इन दरिंदों से नहीं बचा सकी थी। सारे आरोपियों ने एक एक करके अपना जुर्म कबूल कर लिया था, क्योंकि सीबीआई ने इस केस से रिलेटेड सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया था। इस काम में मैंने भी अपना पूरा सपोर्ट किया था। हर मौके की कवरेज बनाकर मैंने अपने चैनल पर दिखाई थी और साथ ही साथ पुलिस वालों की भी मदद की थी। पुलिस वाले, अस्पताल का डॉक्टर्स, पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर, स्टाफ के लोग, इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया था। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हुई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत बनाने वाले डॉक्टर को भी पैसे खिलाए गए थे। यही वजह थी कि वो सच बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया तब उसकी सारी सच्चाई सामने आ गई थी। शोभा की असली रिपोर्ट तो आज तक सामने नहीं आ सकी, क्योंकि अस्पताल के प्रिंसिपल को शक था कि कहीं शोभा की लाश किसी सही इंसान के हाथ लग गई तो उसकी दोबारा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसका अंतिम संस्कार करवा दिया, ताकि ये बात दबकर रह जाए। उस समय हमारे देश की जनता इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत गुस्से में आ गई थी। उसके आरोपी तो पकड़े गए, लेकिन क्या उन लोगों को सज़ा मिलने के बाद हमारे देश में जुर्म कम हो गए? आज भी हमारे देश की बेटियां डर डर कर जीती हैं। शोभा के माता पिता को बहुत खुशी हुई थी जब उनकी बेटी को इंसाफ मिला था। शोभा इतनी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। अपनी आंखों में ही अपने सपने दबाकर चली गई। बड़ी डॉक्टर बनने का सपना उसका सपना ही रह गया। हमारे देश में कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर ना तो हमारे देश की बेटियां पढ़ पाती हैं और ना ही बच पाती हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे हमारे देश की बेटियों को सेफ रखा जा सके। उनके आरोपियों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि ऐसा आरोप कोई दोबारा न कर सके। आज इस कहानी को कई साल हो गए, मगर जब भी मुझे शोभा की कहानी की याद आती है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। आज इतने सालों बाद मैं एक बड़ी न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मगर खुश हूँ कि मेरे थोड़े से ही सहयोग से शोभा को इंसाफ मिल सका। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि किसी पर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए। शोभा के बारे में भी काफ़ी सारे लोग जानते थे, मगर किसी ने भी शोभा को सपोर्ट नहीं किया। आपकी छोटी सी मदद से सामने वाले पर जुल्म होना बच सकता है। शोभा जैसी ना जाने कितनी लड़कियां आपके सहयोग से बच सकती हैं, इसलिए हमेशा बेटियों की रक्षा कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।